रिवाइज करता हूँ कि आपको मैंने क्या क्या बताया है। देखिए, आपने मुझे बताया है कि पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। पैलियोलिथिक में बड़े बड़े पहाड़ के हथियार बनाए जाते थे, मेसोलिथिक में भी वही बनाए जाते थे, और नियोलिथिक में लोग नदियों के किनारे रहने लग गए। मेसोलिथिक में लोग पर्वतों पे रहते थे। और गलत। देखिए, सबसे पहले एक बात बताओ, आप ही बता दो जल्दी जल्दी, मैं सुन हाँ, रही हूँ। मैं केवल आपसे पूछूंगा। देखिए, सबसे पहले यदि मतलब जो है ना, पूरे अगर हिस्ट्री को हम डिवाइड करते हैं ना, तो बेसिकली हम किस बेस पर डिवाइड करें? तो देखिए, एक होता है स्टोन एज। अब ये स्टोन जो है ना, मिलियन ईयर्स पहले है। मिलियन ईयर्स पहले, मिलियन बोलेंगे हिंदी में बोले तो बहुत साल पहले है। तो उस बोला कि केवल स्टोन था उस समय, तो उसी स्टोन को। आप स्टोन एज में मत फंसो प्लीज, स्टोन अरे एज यार, से आप क्वेश्चन नहीं आता सुनिए है मेरी बात को, जल्दी। मैं कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। उसी स्टोन जो है ना, बहुत दिन तक चला। स्टोन एज के पहले भी आइस एज था। आइस एज के तो बारे में जिक्र नहीं करता। आइस एज नहीं, एक मतलब वो पता हो जाए ना कि आइस एज था। उसके बाद स्टोन एज आया। स्टोन एज को हम हिस्टोरियन ने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। प्री हिस्टोरिक, मतलब उसको प्री हिस्टोरिक बोलते हैं, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियोलिथिक आपको पता है, उसमें राइटिंग एविडेंस नहीं था। मेजोलिथिक में राइटिंग एविडेंस स्टार्ट हो गया था, राइट, धीरे धीरे। अब बट देखिए, लिथिक एज में ना कुछ ऐसा था ही नहीं। क्या नहीं था? मतलब क्या नहीं था? ये सब तो जब कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज शुरू हुआ, नियोलिथिक एज में नहीं, ऐसा शुरू ये हुआ क्वेश्चन है। पूछा जा चुका है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्री हिस्टोरिक एज में जो है ना, राइटिंग एविडेंस, हाँ राइटिंग एविडेंस। देखिए, राइटिंग एविडेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ है? नियोलिथिक एज से। नहीं, गलत। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं ना। वैसे तो हम 10 घंटा एक में ही बजे, समझ नहीं रहे हो। देखिए, राइटिंग एज जो है ना, ये स्टार्ट हुआ हिस्टोरिकल एज से। मतलब कि अपना ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से, वहाँ से पढ़ा भी जाने लगा। इसके पहले स्टोन एज में कोई जो है ना राइटिंग एविडेंस नहीं था। चालकोलिथिक एज में आया राइटिंग एविडेंस, लेकिन उसको पढ़ नहीं सकते थे। इंडस सिविलाइजेशन में जो राइटिंग एविडेंस, चालकोलिथिक एज किसको कहते हैं? एज ऑफ कॉपर। कॉपर। देखिए, सबसे पहले स्टोन आया, स्टोन, फिर फिर कॉपर आया, फिर ब्रोंज फिर आया, आयरन। फिर आयरन आया, ठीक आयरन ना? आया वैदिक एरा में। हाँ, और ब्रोंज आया इंडस सिविलाइजेशन में, और कॉपर आया चालकोलिथिक एज में, और ये स्टोन आया पैलियोलिथिक एज में। तो ये है। अब देखिए, एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अगर हम टाइम लाइन देखें ना, टाइम लाइन पूछ सकता है कि जो है कि पैलियोलिथिक एज में जो है ना, बिग साइज के टूल्स का यूज करते थे, फिर स्मॉल साइज हुआ। क्यों हुआ? पहले बड़े जानवरों का शिकार करते थे, बाद में हाँ, छोटे जानवरों फिर छोटे छोटे जानवर आ गए, तो वो जल्दी से भाग जाते थे। और जब भाग जाएंगे तो बड़े बड़े टूल्स कैसे उठे जल्दी से? तो छोटे छोटे टूल्स का यूज करने का। एरो, वो एरो का यूज करने का और मीजोलिथिक एरो एज और में। वो कब स्टार्ट हुआ? मीजोलिथिक एज में ओके। वही जब से छोटे टूल्स का यूज स्टार्ट हो गया। और आपको ये बता दूं कि जो नियोलिथिक एज है ना, नियोलिथिक एज में जो है ना, एग्रीकल्चर का एवोल्यूशन होता है। जो आप लोग खाते हैं ना बढ़िया से, वो जो है ना नियोलिथिक एज से स्टार्ट हुआ है। हाँ, फिर देखिए, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। देखिए, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जो है ना, कहाँ से स्टार्ट हुआ? मेसोलिथिक से। या गॉट द पॉइंट। देखो, मतलब कि जो है ना, पहले एज में नहीं था, मेसोलिथिक एज में था। डॉग जो है ना, फर्स्ट स्पीसीज बना था, डॉग। तभी आप लोग डॉग को पसंद करते हैं क्या? डॉग जो है ना, फर्स्ट स्पीसीज बना था। इसमें तो आपको पता ही है कि जो है ना, नियोलिथिक एज में बहुत सारे डॉग्स आ गए। एग्रीकल्चर का इवोल्यूशन का मतलब ये है कि एनिमल्स का आ जाना, सिंपल सी बात है। हाँ, बार्ले वगैरह बहुत जल्दी आ गया था। पोटरी आपको पता ही है कि कहाँ से होगा पोल्ट्री स्टार्ट। कब आया? आपको पता ही है कि अनाज कहाँ से आएगा।
नियोलिथिक एज से, तो वहीं से पोट्री आएगा। तो कैसे लिंक करवा रहा हूँ चीज़ों को, क्योंकि भूले ना, यूपीएससी में भी काम आएगा आपको। नियोलिथिक एज में अनाज आया तो नियोलिथिक से ही पॉटरी का भी आविष्कार हुआ। यस। पैलियोलिथिक एज के लोग जो है ना नेकेड रहते थे। और मेजोलिथिक एज के लोग जो है ना एनिमल जो होते हैं ना फर्स, चमड़ा, उसका यूज़ करते थे, है ना। और जो नियोलिथिक एज के है ना कॉटन और वूल के कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिए थे, थोड़ा बहुत हल्का। नियोलिथिक एज के लोग कपड़ा पहनने स्टार्ट कर दिए। और क्या, शर्म आ गई थी ना धीरे धीरे लोगों को। देख रहे हैं ना। टाइप ऑफ सेटलमेंट आपको पता ही है, जो है ना कि पहले हिल एरिया में रहते थे पैलियोलिथिक एज के लोग, फिर इसके बाद मेजोलिथिक एज के लोग माउंटेन वैली में, और नियोलिथिक एज के लोग रिवर वैली में। चूँकि एग्रीकल्चर कहाँ होगा, रिवर वैली में तो होगा आसपास, एलुवियल सॉइल। माउंटेन वैली फिर रिवर वैली। यस, ठीक है, पॉइंट, गॉट द पॉइंट। ये जो चालकोलिथिक एज है ना, ये ट्रांजिशन एज है बेसिकली, स्टोन एज और मेटल एज के बीच में है। क्योंकि ब्रॉन्ज स्टार्ट होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, तो ये चालकोलिथिक एज है ना, ये बेसिकली जो है ना ट्रांजिशन एज, ध्यान रखिए जाए। ये कुछ बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको अभी तक बताया है। अब चलते हैं सीधे अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन में, डायरेक्ट सीधे टू द पॉइंट अब बात करेंगे, टू द पॉइंट। ये सही है। लेकिन हाँ, अब जानते क्या है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है अपनी ना, इसे बोलते हैं कि द ओल्डेस्ट अर्बन सिविलाइजेशन है ये। हालांकि उधर मेसोपोटामिया, ग्रीस वगैरह थी, लेकिन वो अर्बन नहीं थी, अपनी इंडियन अर्बन है, तो अपन को प्राउड होना चाहिए। ये फिर भी कुछ लोग जो है ना प्राउड नहीं करते। हम भी नहीं करते। हाँ, तो प्राउड होना चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर हम चालकोलिथिक की बात करें ना, तो उसमें कॉपर और स्टोन था, इसमें ब्रॉन्ज भी आ गया था, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इस चालकोलिथिक एज था ना वो रूरल था, लेकिन इंडस सिविलाइजेशन अर्बन हो गया। आप सोचिए, चालकोलिथिक एज में जो है ना केवल अग्रेरियन सोसाइटी थी, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ना ट्रेड ऑफ कॉमर्स डेवलप हो गया था। ये इंपॉर्टेंट है। ट्रेड ऑफ कॉमर्स कहाँ से डेवलप हुआ है? इंडस वैली से। यस। और पहले के लोग जानते ट्रेड कैसे करते थे? सील्स के थ्रू। मतलब कि जो है ना अगर हड़प्पन वालों को अगर ट्रेड करने में मेसोपोटामिया से ना, तो लिख देते कि ये हड़प्पा का सील है। अगर मतलब जो सामान बेचना है ना उसी सामान में डाल देते थे सील। अगर वो गया मतलब मेसोपोटामिया, वो समझते थे कि ये जो है ना हड़प्पा से आया है सील, मतलब जो है ना कि हड़प्पा का है, मैं यहाँ से कुछ भेजता हूँ उनको। ऐसा पहले ट्रेड होता था, जिसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। हाँ, फिर ये हो गया। अब देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ना, थोड़ा इसको पढ़ते हैं ना, तो भाई ड्रेनेज सिस्टम बहुत एडवांस था यहाँ का, बहुत ज़्यादा, मतलब जो है ना बहुत ज़्यादा एडवांस सिस्टम था। बाकी आपको इसके बारे में सब चीज़ पता होगी, जो है ना कि टाउन कैसे डिवाइड था ऐसा। अच्छा बताइए, ये हड़प्पा क्या है फिर? हड़प्पा सिटी है। यस, हड़प्पा एक अर्बन सिटी है जो आती है इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंडर। ये समझ लीजिए, मतलब कि पूरा सिविलाइजेशन थी, उसके अंदर एक हड़प्पा सिटी है। तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्यों हुई हड़प्पा? व्हाट द रीजन टू? पहले वही खुद के निकाला गया था। अब जल्दी जल्दी आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं हम? जैसा लग रहा है कि एक ही पे अटके हुए हैं। अभी हमें ज्योग्राफी भी पढ़ना है ना, और आगे तो बहुत ज़्यादा बाकी है। अरे नहीं, जल्दी हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। देखिए ये हो गया ना, देखिए ना, अब देखिए इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स आ गई थी, ये थोड़ा सा पूछ सकता है एग्जामिनर। राइस, व्हीट, बार्ले, मस्टर्ड, कॉटन। मस्टर्ड और कॉटन भी आया था। यस, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। राइस विद बार्ले, मस्टर्ड एंड कॉटन। हाँ, और दूसरी चीज़ कि इरिगेशन जो है ना कैनॉन से होता था, जो है ना कैनॉन, उससे होता था इरिगेशन से। और वुडन प्लाव को यूज करते थे, लकड़ी की बना हुआ जो होता था हल, देखिए गांव में उसका जो है ना करते थे। हाँ, आप ये बताइए काऊ इस समय थी? हाँ, बिल्कुल गलत। नो एविडेंस ऑफ काऊ हैज बीन फाउंड इंडस वैली सिविलाइजेशन में। हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन में काऊ का एविडेंस नहीं है। लॉयन का है पर टाइगर का नहीं है। गोट?
गोट का भी नहीं है। आए एलिफेंट का है। एलिफेंट का है, गौ का है, वन हॉर्न राइनो का है वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है। है ना, ये है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग शेर को बुल नहीं का जान- है, बुल का, बुल। हाँ है। तो ये बताइए, जब बुल बिना गाय के बुल कैसे आएगा? यार दिमाग नहीं लगाते हैं। अब जब मैंने बोला कि जो है ना काऊ नहीं है, तो फिर अब बोले बुल है। काऊ बिना काऊ के बुल कैसे आगे बताइए? ना देखिए यूपीएससी वालों को यही भी फायदा मिलता है, क्या है ना, को थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग रखते हैं, अगर ये नहीं है तो ये नहीं हो सकता। और स्टेट पीएस वाले रटो, जो रटो हो रट लो, यही दिक्कत होती है, तो ध्यान रखिएगा। रबी क्रॉप्स ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू खरीफ क्रॉप इस समय, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जामिनर। लेकिन हॉर्स भी नहीं था हड़प्पा वालों को, हॉर्स नहीं था। वो वैदिक कैसे स्टार्ट होता है हॉर्स? आर्यन से, जब आर्यन आए थे, वो घोड़े पे चढ़ के आए। हाँ, तो हॉर्स नहीं थे, इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़, इसमें क्वेश्चन दो तरीके से पूछेगा, काऊ का एविडेंस मिला है नहीं मिला है, लेकिन काऊ थी, यस, एविडेंस है नहीं मिला, लेकिन काऊ थी, क्योंकि बुल था, क्योंकि बुल का एविडेंस मिला है, काऊ का एविडेंस नहीं मिला, तो काऊ का एविडेंस नहीं मिला, इसका मतलब थोड़ी कि काऊ थी ही नहीं। हाँ, अगर पूछे कि एविडेंस मिला तो एविडेंस नहीं मिला है अभी तक, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो पोट्री जो है ना किसका व्हील का यूज़ करते थे, हैंडमेड पोट्री यूज करते थे वो। बाकी सब नॉर्मल है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है यार, मैं बता देता हूँ, है ना आपको। देखिए ये जो है ना, हम जल्दी जल्दी आधे घंटे में कर लेते हैं ना, बहुत टाइम जा रहा है, पता नहीं टाइम कहाँ गया सब। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। देखिए नियोलिथिक एज में हैंडमेड पोट्री थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन में पेंटेड ब्लैक एंड रेड वाले पोट्री आ गई। इंडस वैली सिविलाइजेशन में पेंटेड ब्लैक एंड रेड। नियोलिथिक में भी पोर्ट्रेट था। हाँ, हैंडमेड, तो कहे एग्रीकल्चर स्टार्ट हो तो गया था ना, है ना। फिर जो है ना, नियोलिथिक में था, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन जब आया, ब्लैक और रेड आ गई, ब्लैक और रेड, और वैदिक में पेंटेड ग्रे आ गई, ग्रे। और वो महाजनपद पीरियड में नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, मतलब मौर्यन एज में थी। और फिर गुप्ता एज में रेड वेयर। ये सीधे मैच ऑफ द फॉलोइंग आ सकता है डायरेक्ट, मैंने एक साथ पूरा लिखा है, सब कहीं आपको नहीं मिलेगा, आपके लूसन में नहीं मिलेगा, ये अपना नोट्स बनाया मैंने, तो ये चीज़ है ना। अब ना, अब सीधे हम लोग चलते हैं कहाँ चांद पे चलते हैं। चांद था ना तब, चांद था, तारा था, हमें अब देखिए, कैसा लगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक की यदि हम कंपेयर करें ना, तो उनमें से सबसे मेजर डिफरेंस क्या था? किसका? इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक एज में। वैदिक एज जो था वो रूरल था, या इंडस वैली अर्बन था। ये सबसे मेजर डिफरेंस है ना। और जो वैदिक एज है ना, उसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। तो अर्ली वैदिक पीरियड जो है ना, उसमें बीमा की कंडीशन अच्छी थी वुमेन के, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में कंडीशन खराब हो गई है। ये गलत किया यार लोगों ने। ये किसने, मैं आंदोलन करूंगा। गोपा सूत्र की किसने दिया है ना, ये किसमें दिया है, किसमें लिखा है ये? गोपथ ब्राह्मण में लिखा है। वो ये जो है ना, जो अर्ली वैदिक पीरियड थे ना, वो ज़्यादातर क्या थे कि वो थे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल पे करते थे, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड एग्रीकल्चर ट्रेड फिर वो हो गई है, मतलब एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट कर दिए थे ये। अब वैदिक से आगे बढ़ते हैं हम। यस, अब जो है ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण हैं? ब्राह्मण
पता नहीं, हमें की तो नहीं, लूसेंट में लिखा होगा। 2 है, एक ऐतरेय है, एक है कौशिक की। अब देखिए जो वैदिक जो है ना, अब हम वैदिक से आगे बढ़ जाते हाँ तो हैं। वही वैदिक जो है ना, ये मतलब ठीक है, मतलब आर्यन कहाँ से आए थे? आर्यन कोई कहता है कि नेटिव थे, कोई कहता है कि जो बाल गंगाधर तिलक और मैक्स मुलर 2 लोग कहते हैं कि वो विदेशी थे, वो आर्कटिक रीजन से आए थे। बाकी लोग कहते हैं यहाँ से, बट उसका कोई एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ जाते हैं, वैदिक छोड़ छाड़ के अब डायनेस्टी की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद जो है ना, एक महापुरुष का जन्म होता है, उसका क्या नाम था? उसका नाम था गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। आप, आई होप कि आपको इनके बारे में तो सब चीज़ पता ही होगा। 16 महाजनपद होते थे उसमें, अंग, मगध, कोसल, काशी, कोसल, अंग, मगध। आई होप कि आपको इनके बारे में क्या होगा, पता होगा। You can hope that I know everything. नो आई नो यू डोंट नो एवरीथिंग। I don't know each and everything. You can hope if you want to hope. अच्छा बताइए, हड़प्पन एज में टैक्स था, टैक्स सिस्टम? हड़प्पा सिविलाइजेशन में नहीं, बलि प्रथा था, मतलब बलि सिस्टम था, जो राजा को बलि देते थे, वो वैदिक एज में आई गेस शुरू हुआ था। वैदिक एज में टैक्स आ गया था, वो मतलब बलि जो होता था वो वॉलेंटरी टैक्स था, और उसके बाद में भाग आ गया था, जो 10वां भाग 11वां भाग देते थे, वो था इम्पोज्ड, मतलब काइंड ऑफ जबरदस्ती लेने वाला, वो लेटर वैदिक एज था। वैदिक एज में टैक्स आया था ना। ये देखिए इसमें लिखा भी है कि जो है ना, हड़प्पा में बुल आ गया था, काऊ जो है ना वैदिक एज से स्टार्ट हुई थी। एविडेंस नहीं मिला ना, कहती है। देखिए अब देखिए गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आपको इसके बारे में पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ चीज़ बताऊंगा, शायद हो सकता है कि आपको ना पता हो और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ, पर मैं सोच रही हूँ ना कि अगर आप कोई मशीन होते ना, तो मैं आपको 2x पे चलाती। लेकिन मुझे ये भी है ना कि आपको समझ में तो आना चाहिए ना। हाँ, मुझे समझ मैं में 2x आ में तो जाएगा। चल दूंगा। टू एक्स में चलाएंगे मेरे को आप? अच्छा, सही है। देखिए अगर बुद्धा और जैन की बात करें, दोनों में कंपैरिजन की, गॉड पे बिलीव कौन करता है? दोनों ही गॉड पे बिलीव नहीं करते थे। बिल्कुल गलत है। देखा, मुझे पता है कि आप क्रिटिसाइज करेंगे। जैन बिलीव करता है, लेकिन वो बोलता है गॉड जो है ना जैन से नीचे है। जैन गॉड पे बिलीव करता है। हाँ, जैन जो है ना गॉड बिलीव करता है, बुद्धा बिलीव नहीं करता है, ठीक ना? मुझे लगता है नहीं। ये है। डू जैनिज्म बिलीव ऑन गॉड? See, Jains do not believe in any god, गलत दिया है। but in the superior mortal being they were. This being direct one's life and future incarnation based on karma. कर्मा की प्रधानता होती है, गॉड वर्ड का कोई बिलीव नहीं होता यहाँ पे। बिलीव करते हैं यार, वो गलत है वो। बट मैंने पढ़ा है कि जैनिज्म गॉड पे बिलीव नहीं करते हैं। वो गलत पढ़ा है आपने, दिखाइए मेरे को। देखिए, जैन डज बिलीव इन गॉड नॉट एज ए क्रिएटर बट एज ए परफेक्ट बीइंग। बिलीव करता नहीं, बोलता है कि जो है ना कि वो नीचे रहता है। मतलब जैन जो जैन गुरु है ना, उनके नीचे है उससे। परफेक्ट बीइंग का क्या मतलब है? कोई इंसान जो परफेक्ट हो, तो जब उसको इंसान मान लिया, परफेक्ट बीइंग मान लिया, तो लेकिन आप ओवरऑल ये रखिए कि यदि पूछता है कि जैन बिलीवर्स या आंसर यस होगा। बुद्ध बिलीव नहीं करता है, ये है। बुद्ध सोल पे बिलीव करता है। सोल पे बिलीव तो जैनिज्म करता है, बुद्धा भी करता है। यस, कि जन्म होता है, तभी तो बुद्धा के कई सारे जन्म का कहानी नहीं, जातक ग्रंथ सोल पे लिखा है। बिलीव नहीं करता है।
कौन? बुद्धा? नहीं करता। बुद्धा बिलीव करता है? आप कितना कंफ्यूज हो रहे हो। डज बुद्धिज्म बिलीव ऑन इनकार्नेशन सिस्टम और रीबर्थ सिस्टम? रिवर्स सिस्टम नहीं, सोल पूछिए, दोनों अलग चीज़ें हैं। सोल का ही तो हाँ, पुनर्जन्म नहीं, होगा। सोल डाली रहा है इसमें कि डज बुद्धिज्म बिलीव इन सोल, ये निकल मत डालिए। डज बुद्धिज्म बिलीव इन सोल? अब पता चलेगा आपका। वैसे ही बहुत सारे करता है मुझे लगता है, वैसे ही बहुत सारे क्योंकि गलत करवा चुका हूँ आपसे मैं। व्हाट? कल जो है गलत करवाया हूँ। बड़े गलत करवाया है। बुद्धिज्म डिनाइज देयर इज एनी सोल। हाँ, कहाँ पढ़ के आए हैं यार लो से बता दो ना, क्या पढ़ेंगे आप? देखिए अरे जब मुझे मेरा गलत हो जाएगा तो क्या ये करेंगे आप? जब अपने गलत बुद्धा जो है ना कौन सी लैंग्वेज में था? पाली। और प्राकृत जैनिज्म यूज होती है जैनिज्म कहीं। टेक्स्ट जैनिज्म भी आई गेस पाली ही था। गलत, फिर गलत। क्या पढ़े हैं जैनिज्म में कौन यार? सा लैंग्वेज? प्राकृत था, प्राकृत, पाली प्राकृत। ठीक ना। देखिए बुद्धिज्म में दो पार्ट हो जाते हैं, महायाना और हीनायाना, महायान हीनयान। है ना। ये अरहट का नाम सुने हैं? अरहट बुद्धिज्म में क्या होता है ये? नहीं समझ, मतलब अभी रिकॉल नहीं कर पा रही, बट सुना अरहट। जो सल्वेशन को अटेंड कर लेता है ना, उसे बोलते हैं अरहट। ओके। तो बोधिसत्वा क्या है? बोधिसत्व तो बुद्ध का एक रूप है। बस यही है? नहीं, बोधिसत्व वो आदमी है जो गौतम बुद्ध के पाथ में चलता है, लेकिन जानबूझ से जो है ना सल्वेशन अचीव नहीं कर रहा है ताकि दूसरे लोगों को भला हो जाए। मतलब डिले कर रहा है सल्वेशन अचीव करने में, उसे बोलते हैं बोधिसत्व। इम्पोर्टेंट है। उपासक क्या है? उपासक मतलब बुद्ध की उपासना करने वाला। हाँ, फॉलोवर। या और संघा, संघ तो वही होता है लोगों का जो ग्रुप संघ ऑफ होता पीपल जो बुद्ध के फॉलोवर थे। उसमें मेल को भूखी बोलते थे है। मेरे को क्या और बोलते थे? भिखुई, BHIKHU बोलते थे, भिखु, भिक्षु। और जो है ना फीमेल को भिक्षुनी। भिक्षुनी। ये फैमिली को अपने छोड़ देते थे, लेकिन उपासक जो है ना अपनी फैमिली को नहीं छोड़ते थे। ये डिफरेंस है। संघ वाले लोग फैमिली को छोड़ देते थे, उपासक वाले लोग फैमिली को नहीं छोड़ते थे, लेकिन दोनों फॉलोवर थे। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। आपको पता था ये जो बता रहा हूँ? हाँ, तो पता था, कुछ भी भूले जा रहे हैं। अरे मैं सही बोल रही हूँ भाई। महासंघिका महामाया मंदिर के पुजारी थे मेरे मम्मी के पापा, मेरे मम्मी के ग्रैंडपा। मेरे मम्मी के पापा तो इंजीनियर थे। प्रैक्टिकल चीज़ें इसमें गलत नहीं होंगी। हाँ, जो चीज़ें नहीं प्रैक्टिकल होती होंगी। महायाना कौन सी लैंग्वेज में था? प्राकृत, गलत, पाली। संस्कृत में था। महायान हीनायाना था पाली में। लेटर ऑन उसमें तैंत्रिज्म भी ऐड हो गया था। ताराबाई कोई आई थी। संस्कृत में महायान। ये कौन से बुद्धिज्म काउंसिल में अलग हुआ था महायाना हीनायाना? 4th बुद्धिज्म काउंसिल में, ध्यान रखिएगा। बुद्धिज्म काउंसिल का हुआ था जो कुंडग्राम जम्मू कश्मीर में। उस टाइम पे किसने वो किया था? प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन? फर्स्ट बुद्धिज्म काउंसिल में सूता पिटका और विनय पिटका अलग अलग हुए थे। पिटक बिना पिटक। और थर्ड बुद्धिज्म काउंसिल में अभिधम पिटका आया था। अभिधम पिटका, ये इम्पोर्टेंट है। और सेकंड बुद्धिज्म काउंसिल में ये आया था महासंघिका, स्थारा विद्या, ऐसे कुछ आया था। महासंघिका फर्स्ट वाले में विनय पिटका, सूर्य पिटका, सेकंड वाले में महासंघिका, थर्ड वाले में अभिधम पिटका, फोर्थ वाले में महायाना हीनायाना। ये सीधे पूछ सकता है एग्जामिनर, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट में आया था सूत पिटक, विनय पिटक। सेकंड में अभिधम पिटक। थर्ड में अभिधम पिटक। फर्स्ट में तो आया था विनय पिटक और विनय अब पिटक। 2x करूं? यही होता है, बोलते 2x में समझ जाऊंगा। अरे तो कहीं कहीं ना हाँ, यार, कहीं कहीं ना बोलते कि अब मशीन से मेरे को 2x कर देता इसमें है। समझना नहीं आपको है आपको जब 1x में समझ तो कोई बात नहीं, मैं फिर बता देता ये हूँ। रिकॉल करने की चीजें, ये समझने की चीजें है ही नहीं है। फर्स्ट बुद्धिज्म काउंसिल में विनय पिटका, सूत पिटका सेपरेट हुए थे। फिर सेकंड बुद्धिज्म काउंसिल में आया था महासंघिका और ये स्थारा विद्या। ये दोनों महासंघिका जो है ना, मतलब उस टाइप का था कि जो है ना अब जो है ना नए फॉलोवर को ऐड नहीं करना है, मतलब इस टाइप का था। जो अगर ना सब फॉलोवर ही थे जो बिलीव करते थे उस पे, जैसे माध्यमिका है, तांत्रिक है, सब इसी में आए थे।
है ना। सेकंड में था सेकंड में। थर्ड वाले में आता है अभिधम पिटिका जो ऐड हुआ था। वैसे अभिधम पिटिका में क्या किसका मेंशन था? तीनों ही बुद्ध का था। किसी में बुद्ध कैसे रहना है, किसी रूल्स में मेंशन बुद्ध थे, के रूल्स जीवन। रूल्स मेंशन थे उसमें विनय पत्रिका में। और शुद्ध पत्रिका में मिले कि कैसे जो है टीचिंग करना है। हाँ। और अभिधम पत्रिका में क्या मिशन था? प्रेयर, आई थिंक ऐसे कुछ था। एक में तो था बुद्ध के जीवन को जान के उसको उसके जीवन के बारे में, बुद्ध भगवान हाँ के तो वो तो जीवन शुद्ध में क्या पत्रिका है। शुद्ध अब पिटक। विनय पत्रिका में जो है ना वो रूल्स कि कैसे रूल्स फॉलो कर रहा है अगर बुद्ध हमको अपनाना है तो। बुद्धम और शरणम अभिधम पत्रिका गच्छामि। ये बुद्धम शरणम गच्छामि कहाँ से आया? यहीं से होगा, विनय पत्रिका से, है ना। फिर पूर्व बुद्धिज्म कौशल में क्या आया था? महायाना और हीनयान। हीनयान। महायाना का पाठ बोधिसत्व है, ध्यान रखिएगा। बोधिसत्व महायान। हाँ, और अरहत जो है ना हीनयान का पाठ है। अरहत कौन है? जो फॉलोअर, जो सल्वेशन को अचीव कर लिया है बुद्धा के मार्ग में ना जाते हुए भी। ये महायान का है। हीनयान का, हीनयान का मतलब क्या होता है? जो बुद्धा को आइडल रूप में नहीं मानता, वो बोलता है कि बुद्धा बस एक टीचर था। लेकिन महायाना बोलता है कि बुद्धा एक जो है ना भगवान था। तो वो संस्कृत फॉलो करते हैं महायाना वाले, और ये वाले बोलते हैं कि नहीं भाई वही अपना प्रैक्टिस सही है। और कौन वाले नहीं मानते थे? महायान नहीं मानते थे, हीनयान नहीं मानते थे। क्या यार 2x में लगाएंगे आप? बोलते हैं 2x में लगाओ मशीनों तो कहने वाली अलग बात है, आप खुद ग्रॉस पर नहीं कर पा रहे हैं। महायाना बुद्धिज्म को गॉड मानते थे। महायान हाँ, हीनयान नहीं मानते। उसका नाम है हीन है, हीन मतलब नहीं मानना मतलब हीन है। है। बर्थ कैच नहीं करते कौन आप। सा लैंग्वेज कौन सा यूज? महायाना संस्कृत यूज करते थे और वो वही हीनयान पाली। हाँ। और जो अरहट है ना वो हीनयान के अंडर आता है। अरहट क्या होता है बताइए, मैं बताता हूँ। अरहट वही होता है जो सैल्वेशन अचीव कर लिया है, जगह पर है लेकिन वो कर नहीं रहा है। गलत, सल्वेशन अचीव कर लिया है, वो होता है अरहट। कह रहे थे कि कर लिया पर वो नहीं बोधिसत्व है कुछ भी यार। जो क्या है यार? salvation achieve कर ये लिया यार एक है, बादाम वो खाइए आप कल से यार, बादाम जो खाइए। सैल्वेशन अचीव नहीं कर तो फिर लिया जो है ना है। मैं 0.5x में चलूँगा, बता रहा हूँ। कल से बादाम खा मैं के भाग जाऊंगी छोड़ के, आप अकेले यहीं चलना है। कल से बादाम खा के आइए यार। भाई सही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि अरहट जो है ना जो सल्वेशन अचीव कर लिया है वो है। लेकिन सल्वेशन जो अचीव किया है ना ये बुद्ध के मार्ग में चलते हुए नहीं अचीव किया है, ये अपने मार्ग में चलते हुए अचीव किया है, ध्यान रखना। लेकिन जो बुद्ध के मार्ग में चलते हुए अचीव करने वाला है, किया नहीं है, उसे बोलते हैं बोधिसत्व। ये ध्यान रखते हैं। इतना क्लियर आपको कोई नहीं कर पाएगा, ज़्यादा भी नहीं कर पाएगा जितना मैं क्लियर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर बीइंग हियर टू क्लियरिंग माय डाउट नहीं, आप जो है ना दिमाग तेज कीजिए। अब फिर से पूछूं, जो अरहट है वो हीनयान है? हाँ जो बोधिसत्व है वो महायान है। देखिए अब तो चलते हैं जैन में। देखिए जैन भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। दोनों में डिफरेंस क्या है? दिगंबर नंगे घूमते हैं, श्वेतांबर वाइट ड्रेस हाँ। पहनते हैं। तो दिगंबर में जो है ना इसके 2 पार्ट, दो फर्दर पार्ट थे, तेरापंथी और बीजापंथी। ये सीधे पूछा यूपीपी से डायरेक्ट पूछेगा कि तेरापंथी किसका पार्ट था, दिगंबर श्वेतांबर का था ना? दिगंबर का था। तेरापंथी बीजापंथी दोनों। तेरापंथी बीजापंथी हाँ, और श्वेतांबर का पार्ट था ये स्थानकवासी और मूर्ति पूजिका। ये दोनों श्वेतांबर के पार्ट थे, श्वेतांबर के पार्ट थे। तेरापंथी बीजापंथी ये थोड़ा सा जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तेरापंथी बीजापंथी दिगंबर के पार्ट थे। हाँ, और पूजक, मूर्ति पूजक और स्थानकवासी हाँ। ये थे आपको एक चीज़ पता है क्या कि जो धर्मशास्त्र है ना उसमें 2 टाइप होता है, मिताक्षरा और दया भागा। मिताक्षरा वो है कि जिसमें जो है ना मतलब फादर जिंदा है तभी जो है ना प्रॉपर्टी जो है ना सन को मिल जाती थी, मिताक्षरा में। और दया भागा में क्या होता था ना कि फादर की डेथ के बाद जो है प्रॉपर्टी मिलती थी सन को, जिसे बोलते दया भागा। चूँकि दया आ जाती थी ना, इसलिए मतलब मर गया तो दया आ गई, ऐसा याद रख लीजिए। इसलिए उसको प्रॉपर्टी ये कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, ध्यान रखना। हाँ, मिताक्षरा में जिंदा बढ़ जाता था, दया भाग में। हाँ, अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था कि फाइट फॉर कैटल था, लेटर वैदिक पीरियड में क्या था, फाइट फॉर लैंड था। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। जमीन की लड़ाई करते थे लेटर, क्योंकि एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हो गया था ना। हाँ,
तो अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं आगे हम, ये बेसिक हो गया, ठीक ना। बुद्धा जैन देखिए हो गया, बुद्धा धर्म संघ ये सब हो गया, आर्यभट्ट हो गया, जैनिज्म तो हम लोगों ने कर ही लिया है। अब देखिए आता है महाजनपद, 16 महाजनपद थे, उनमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट कौन था? मगध। 16 महाजनपद में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट कौन था? मगध। मगध था। क्यों? क्योंकि रीज़न? उसने बाद में लड़वड़ के सारे जितने भी जन थे सबको मिला लिया था अपने में, सारे जनपदों को, मतलब मोस्ट ऑफ द जनपद को अपने में मिला लिया था महाजनपद में। हाँ, क्योंकि वहाँ आयरन का अच्छा था और वो नदी के किनारे था, ये सब जो है ना रीजन थे ना, जंगल तो भी है थे। ना मगध जो है ना। और मगध में एक प्रोमिनेंट डायनेस्टी कौन सी आती है? मौर्यन डायनेस्टी। इसके पहले जानते क्या है, उसके पहले जो है ना और डायनेस्टी थी, शिशुनाथ डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी, लेकिन हर्यक डायनेस्टी है। फाउंडर कौन था हर्यक डायनेस्टी का? बिंबिसार, नहीं, बिंदुसार। हाँ, ये हर्यक का नहीं था, मौर्य था। कहो तो फाउंडर। हर्यक वंश का बिंबिसार। जल्दी बताइए, टाइम बिल्कुल कम है, जल्दी बताइए। बिंदुसार। फाउंडर ऑफ हर्यक डायनेस्टी, इसको पितृहंता डायनेस्टी भी बोलते हैं। ये सारा डायनेस्टी बिंबिसार था। बिंदुसार ना, बिंदुसार नहीं, बिंदुसार वहाँ था, वहाँ मिलेगा आपको। हाँ, बिंदुसार मतलब बिंबिसार था। इसी में अजात शत्रु आएगा फिर, जो अपने पिता को मार देता है, ठीक ना, बिंबिसार है, ठीक ना। देखिए इसके बाद जो है ना, देखिए मतलब कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ से मगध एम्पायर जो है ना स्टार्ट हो गया है। तो मगध एम्पायर में क्या है ना, सबसे पहले आता है हर्यक डायनेस्टी, फिर आता है नाग डायनेस्टी, फिर आता है नंदा डायनेस्टी। हर्यक डायनेस्टी का जो फाउंडर था आप बता रहे हो कि बिंबिसार था। इसका लास्ट रूलर जानते कौन था? उदयन था। और उदयन को जानते हो किसने मारा था? शिशुनाग ने, और इसी ने स्टार्ट कर दिया था नाग डायनेस्टी। हाँ, और नाग डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था ना, वो था, हाँ अनंतनाग था, कालाशोक था, जो भी इम्पोर्टेंट नहीं है ये, लेकिन इसको लास्ट रूलर को जानते किसने मारा था? महापद्मनंद ने, और उसको मार के जो है ना नंदा डायनेस्टी स्टार्ट कर दी थी। और इसी डायनेस्टी में फॉरेन इन्वेजन स्टार्ट होता है। फर्स्ट टाइम फॉरेन इन्वेजन यहीं स्टार्ट होता है इंडियन हिस्ट्री में, नंद डायनेस्टी के टाइम में। ये सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है, कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। किसने किया? और क्या था उसका नाम? अलेक्जेंडर ने पहली बार आया था। नंद डायनेस्टी मिनेंदर आया था, इंडो ग्रीक्स वाले। ये कहाँ से था? अलेक्जेंडर कहाँ से था? ग्रीक से। मैसिडोनिया का था। हाँ, ग्रीक का ही हाँ, तो ये जो है ना धनानंद के टाइम में आया था। धनानंद बहुत अत्याचारी था, जो है ना ये लड़कियों को जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब वो करता था, डिसरिस्पेक्ट करता था। तो जो है ना इसने उसका भी अपमान कर दिया था। किसका? कौटिल्य का। फिर कौटिल्य ने बोल दिया था भाई कि अब तेरा डायनेस्टी गया शराब दे दिया था। फिर तैयार करता है चंद्रगुप्त मौर्य को उसके खिलाफ, और वहीं से शुरू होती है मौर्यन डायनेस्टी। गॉट द पॉइंट? हर्यक नाग नंद। हाँ, क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है यार। ये अलेक्जेंडर इन्वेस्ट किया था उसी जगह में, धनानंद के टाइम में, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हल्का। इस समय ध्यान रखना, इस समय जो है ना, जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में जो है ना पूरा शासन जो है ना सेंट्रलाइज्ड रहेगा। क्योंकि चाणक्य ने बोला था ना कि अपने आप में बिल्कुल कंट्रोल में रखो, सब चीज़ें सेंट्रलाइज्ड है। लेकिन गुप्ता जो पूरा डिसेंट्रलाइज्ड था, इसके अपोजिट था गुप्ता ये। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य में आपको पता ही है जो है ना कि चंद्रगुप्त मौर्य था, फिर आया बिंदुसार आया, फिर उसका बेटा आया अशोका,
ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है अशोका। मौर्यन डायनेस्टी को एस्टैब्लिश करने वाला कौन था? चंद्रगुप्त था। श्रीगुप्त। श्रीगुप्त तो गुप्त डायनेस्टी का था यार, पागल है, खुद गुप्त बोल रहे हैं। और ये दिमाग कहाँ ख़त्म करके आए हैं आप, ये बताइए। दिमाग कहाँ ख़त्म करके आए हैं आप। श्रीगुप्त मतलब गुप्त डायनेस्टी होगा ना। अब मैं क्या पढ़ रहा हूँ? मौर्य। देखिए पेपर के टाइम में दिमाग खराब मत कीजिए अपना। दिमाग लगा केवल पढ़ाई में, तो दिमाग मत लगाइए पेपर के टाइम में, नहीं तो फिर 1 साल सीधे पीछे है। 1 साल में एक बार एग्जाम होता है। आपको पता है कितना कंपटीशन है? यूपीएससी वाले सारे एस्पिरेंट जो है ना दे रहे हैं यूपीपीएससी को। इतना कंपटीशन बढ़ गया है इस बार। अब बताइए किसका होगा भाई। वो दिमाग लगा लेते हैं यूपीएससी वाले कि अगर ऐसा नहीं तो वो होगा आंसर, और पीछे रटते रह जाते हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस बार, क्योंकि देखिए एग्जाम कब हो रहा है? दिसंबर में, और दिसंबर के आसपास कोई एग्जाम है ही नहीं, तो सारे यूपीएससी वाले जो है ना थे ना कि सब एग्जाम दे रहे हैं। जितने भी मेरे फ्रेंड हैं जो इंटरव्यू दे चुके हैं ना वो भी दे रहे हैं। सोचिए कितना कंपटीशन होगा इस यूपीएससी में। आपको लग रहा है कि ऐसे आसान से निकल जाएगा? भाई बहुत मुश्किल निकालना इस बार। अब देखना, इसलिए बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए इसमें, मन लगा के। 8 दिन डिसाइड करेगा कि आप जो है ना लिस्ट में होंगे कि नहीं होंगे, ध्यान रखना। तो हाँ, तो हम लोग के यहाँ थे कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, फिर बिंदुसार आया, फिर अशोका आया। अशोका तो आपको पता ही है ना कि जो है चंद्रगुप्त मौर्य कौन से रिलीजन को फॉलो किया था? जैन को। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लोग को सोचते होंगे ये बुद्ध को फॉलो किया था, नहीं, जैन को किया था लास्ट में। फिर जो है ना श्रवण बेलगोला गया था ये। हाँ, फिर जो है ना अशोका जो है ना बुद्धा को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था, बहुत ज़्यादा। धम्मघोष उसने फॉलो किया था लास्ट में कलिंगा वार के बाद, इसीलिए। और इसके बाद ये जो है ना मौर्यन डायनेस्टी डिक्लाइन होने स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि रूलर वीक आ गए थे। अब मौर्यन डायनेस्टी जब डिक्लाइन होगी तो कौन कौन सी डायनेस्टी आएगी आपको पता ही है पोस्ट मौर्यन पीरियड में। थोड़ा बता दीजिए कौन कौन सी आएगी पोस्ट मॉडर्न पीरियड में? सुंगा डायनेस्टी आएगी, जिसके फाउंडर पुष्यमित्र शुंग है, ठीक ना। कानबा डायनेस्टी आएगी, चेती डायनेस्टी आएगी, सातवाहन डायनेस्टी का पता ही आपको। इसका सबसे मेजर कौन था रूलर था? गौतमी पुत्र सतकर्णी, मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर था सातवाहन डायनेस्टी का। यहाँ पे मैट्रिमोनियल अलायंस था, ध्यान रखिएगा। मतलब कि मदर के नाम पे जो है ना, जैसे उसका नाम भी है गौतमी पुत्र, मतलब कि यहाँ पे मैट्रिमोनियल अलायंस चलता था। मतलब कि कंडीशन सही थी वीमन की ओवरऑल, थोड़ा बहुत है, इस समझ लीजिए, है ना। देखिए इसका आर्डर पूछ देगा ना कि कौन किसके बाद डायनेस्टी, इसका फाउंडर, फिर लास्ट रूलर कौन था। जैसे मैंने बताया ना कि उसके बाद जो है ना ये आता है शुंगा डायनेस्टी। उसमें शुंगा जो है ना, जो लास्ट रूलर कौन था मौर्य डायनेस्टी का? बृहद्रथ है, उसको मार करके जो है ना ये बन जाता है राजा। हाँ, सेनापति है। मतलब पहले लोग ऐसे ही मार देते थे यार, मतलब अपने सेनापति को मार के राजा बन जाते थे। मतलब अजातशत्रु तो अपने पिता को मार दिया। तो ये तो हर एक डायनेस्टी मारता था। हर एक डायनेस्टी में आ जाते हैं हर्यक, बिंबिसार और उदयन। हाँ, ये आते हैं। हर्यक के बाद नाग आता है, नाग के बाद नंद आता है। हाँ, नंद के बाद में फिर इधर चंद्रगुप्त मौर्य का डायनेस्टी आता है। हाँ। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में पोस्ट मौर्यन में आ जाता है एक तो कौन सा शुंग आता है, शुंगा डायनेस्टी, फिर कानबा डायनेस्टी, फिर कलिंगा मतलब चेती डायनेस्टी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है दो, ये इंपॉर्टेंट है शुंगा डायनेस्टी, ये ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद जो है ना ये आता है यहाँ पर सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहन आता है, जिसमें सातवाहन का फाउंडर कौन था? सिमुख। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, सातवाहन सिमुख। हाँ। फिर इसके बाद जो है ना गौतमी सतकर्णी इसमें आ जाता है, ठीक ना। ये तो यहाँ पे कुछ इन्वेजन स्टार्ट हो जाते हैं। अब देख लीजिए ये है ना बैक्टीरियन किंग्स, इंडो ग्रीक्स आ गए, है ना। इंडो ग्रीक्स देख, हाँ। अब इसमें आता पूछता है ऑर्डर कि इनको ऑर्डर में अरेंज कीजिए। पहले इंडो ग्रीक्स आया, फिर साका आया। देखिए मैं लिख देता हूँ, पहले इंडो ग्रीक्स आएगा, फिर साका आएगा, फिर पार्थियंस आएगा, फिर कुशाना आएगा। इन चारों को ध्यान रखिएगा। ISPK शका, पर्शियन और कुशाना। कुशाना को पता है ना, फर्स्ट रूलर हु इशू गोल्ड कॉइन्स। कुजल कट फिशेस था, कुजल कट फिशेस। हाँ, कुजल कट फिशेस इसका मतलब क्या होता है? नाम है उसका। हाँ, कनिष्क, ठीक ना। इसी के टाइम में जो है ना 4th बुद्धिज्म काउंसिल हुई थी। कहाँ? कश्मीर में।
और इसमें कौन सा था प्रेसिडेंट? बासुमित्र। बासुमित्र, जिसका वाइस प्रेसिडेंट भी था कोई, अश्वघोष। अश्वघोष। हाँ, तो ये है। आप देखिए इसी के टाइम में जो है ना 3 जो है ना आर्ट एंड कल्चर में डेवलप हुई थी। क्या? गंधारा आर्ट, मथुरा आर्ट और अमरावती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गंधारा आर्ट अफगानिस्तान वाला एरिया है, मथुरा आर्ट अपना मथुरा है, अमरावती साउथ इंडिया में है। तीनों के कलर पूछता है। कलर में इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो है ग्रे सैंडस्टोन का यूज़ करता है, ये रेड सैंडस्टोन का यूज़ करता है, और ये वाइट मार्बल का यूज़ करता है साउथ इंडिया वाला। ये इंडिजीनियस है, इसमें फॉरेन इन्फ्लुएंस नहीं है, क्योंकि साउथ इंडिया का है और दोनों में फॉरेन इन्फ्लुएंस है। ये ध्यान रखिएगा। इसका चीफ पेट्रोन कौन था? कुषाण। इसका चीफ पेट्रोन कुषाण था। और इसका कौन था देख लीजिए, लिखा होगा कनिष्क। और इसका कौन था? अमरावती है, तो अमरावती तो सातवाहन वाला रीजन है ना। हाँ, नागार्जुन कोंडा मेन सेंटर था इसका। हाँ, ये है कुषाण डायनेस्टी। ये है। बाकी अंदर के इसके अंदर की चीज़ें पढ़ने वाली है, वो जो है ना तो देखिए खुद ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें अंदर बहुत टाइम लग जाएगा ना, है ना। देखिए संगम इसके बारे में देखिए आपको पता ही है कि 3 जो है ना। अब ये पूछता है टोलका पीएम क्या था बताइए? टोलका पीएम कोई बुक था, तमिल लिटरेरी बुक। ग्रामर का बुक। हाँ, टोलका तमिल पीएम। ग्रामर। और हाँ, किसने लिखा था ये भी पूछ लेता कभी। थर्ड बाय टोलका पीआर। टोलकाप्पियम बुक का नाम है। कप्पियर राइटर। सेकंड वाला भी इम्पोर्टेंट है। इट्टू गई। इसमें क्या मेंशन था? कंसिस्ट ऑफ 8 वर्क्स। ये भी पूछता है शिलापतिकरम रिटन बाय एलांगो एथिकल। शिलापतिकरम मनी मिल गई। शिलापतिकरम। फिर थोड़ा आगे चलते हैं, गुप्ता डायनेस्टी में चलते हैं, है ना। गुप्ता डायनेस्टी ये बहुत अंदर की चीज़ें हैं, मतलब ये सब रटने वाला। इसमें क्या समझाऊँ अब, रटने वाला है सब पूरा है। ये गुप्ता एज है। पहले आप मुझे ये बताइए गुप्ता एज को गोल्डन एज क्यों कहते हैं? द रीजन फॉर सेइंग गोल्डन एज क्यों? ये प्रोग्रेस इसमें ज़्यादा हुआ था। किस चीज़ में प्रोग्रेस हुआ था? हर फील्ड में हुआ था। एग्रीकल्चर। बीमन की कंडीशन कैसी थी इसमें? गुप्ता एज में अच्छा था। बिल्कुल खराब था, बहुत खराब था। गुप्ता एज में तो फिर ये गोल्डन पीरियड क्यों? वही तो पूछ रहा हूँ रीजन। अपने आर्ट एंड कल्चर के कारण इसको गोल्डन से बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना बड़े बड़े स्कॉलर जन्म लिए थे, कालिदास ये सब, इसलिए। बाकी जो है ना इकोनॉमी भी अच्छी नहीं थी यहाँ की, केवल इसके कारण, आर्ट एंड कल्चर के कारण। गोल्डन पीरियड आर्ट एंड कल्चर ही बनाता है। हाँ बेसिकली, क्योंकि बीमन की कंडीशन भी खराब थी, सोसाइटी भी। कल्चर कैसे अच्छा हुआ अगर यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर मतलब कि वो वाला आर्ट एंड कल्चर नहीं, कल्चर मतलब आर्ट एंड कल्चर मतलब वो वाला ये संगीत अच्छा डेवलप हुआ, जैसे कालिदास वगैरह हो गए, स्कॉलर आए, लिटरेरी वर्क स्टार्ट हुआ, ये सब इस क्षेत्र में मतलब गोल्डन एज बोला जाता है। ध्यान रखना, कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जामिनर। बीमन की कंडीशन खराब थी इस समय। अब इसमें यहीं से जो है ना फ्यूडल सिस्टम डेवलप हो जाता है, मतलब हाँ डिसेंट्रलाइजेशन जिसको बोलते हैं। तो यही फाउंडर कौन था गुप्ता डायनेस्टी का? फाउंडर कौन था? श्रीगुप्ता। फिर चंद्रगुप्त आया, फिर समुद्रगुप्त आया, फिर चंद्रगुप्त सेकंड आया। इसको विक्रमादित्य बोलते हैं, जिसने शाका एरा स्टार्ट किया था, विक्रम एरा। चंद्रगुप्त शाका को तो कुषाण कनिष्क ने स्टार्ट किया था। हाँ कनिष्क ने। फिर कुमारगुप्त आया, फिर स्कंदगुप्त आया। अच्छा समुद्रगुप्त की क्या क्वालिटी है? इसे इंडिया का नेपोलियन बोला जाता है। नेपोलियन ऑफ इंडिया। हाँ, इसने इंस्क्रिप्शन वगैरह भी लिखवाया था। इसका नाम क्रमादित्य। वाराणसी में है। वाराणसी में इसका स्क्रिप्ट। हाँ है आई थिंक, देखिए कहीं लिखा होगा। ये लिखा तो अशोक प्यारा इलाहाबाद, उसमें उसका है, उसका भी है। ये लिखा नेपोलियन ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको। पॉलिसी ऑफ कन्क्यूस्ट फॉलो किया था, मतलब बहुत सारे राजाओं को हराया था इसने। पॉलिसी ऑफ कन्क्यूस्ट किया वैसे जो है ना बोला जाता है। ये बुक तो आपकी बड़ी अच्छी है। हाँ इसने शॉर्ट में पूरा बताओ, इसने जो है ना शॉर्ट में पूरा इंसर्ट हिस्ट्री खत्म कर दिया पूरा। देखिए
आपको पढ़ना है तो ले सकते हैं आप। हाँ शॉर्ट दे शॉर्ट। देना ना, मैं रात में दे दूँगी जब आप रात में होगी तो। हाँ ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मतलब बहुत शॉर्ट में दिया अच्छे से, देखिए ना। क्या आता है पोस्ट गुप्ता पीरियड। देखिए पोस्ट गुप्ता पीरियड में जानते कहीं पे बहुत सारी से डायनेस्टी से कन्ना हो जाए गई है ना, लेकिन उसमें से एक आई थी कौन, पुष्यभूत डायनेस्टी, जिसका फाउंडर था हर्षवर्धन। वो बहुत फेमस था, हर्षवर्धन जिसने बुद्धा को फॉलो किया था, हीनान बुद्धा को हनकना। हीनयान। हाँ बाकी बहुत सारी डायनेस्टी फिर आई थी। देखिए हर्षा एम्पायर है पूरा, ये देखिए जो है, फिर ये बकटका डायनेस्टी, ये सब महेंद्र वर्मन, पल्लवा डायनेस्टी। महेंद्र वर्मन का वो पूछता है कि उसने कुछ बनवाया था शायद। बाकी सब फैक्चुअल चीज़ें हैं, मान लीजिए ये जाएगा दिल्ली सल्तनत तक, मान लीजिए।